बहुत बहुत स्वागत है बीना बहन आपका बड़ौदा की इस बगिया में। ठीक है, चेन्नई से बड़ौदा का सफर ठीक रहा? हाँ जी, हाँ जी। बस 1 मिनट में पहुंच गए आपके पास। हाँ, देखो साइंस ने कितनी सूक्ष्मता डेवलप कर दी है। कोई जी हिचकिचाहट नहीं, कोई एनर्जी, कोई टाइम की दरकार नहीं। तो और बाबा तो कहता है साइंस के ऊपर साइलेंस को विजय पानी है। तो देखो आगे चल करके हम्म। हम सबकी क्या अवस्था होनी है। पर इस वक्त तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बड़ौदा वासी आपको पाके बहुत खुश है। भाई और बहनों, जो लौकिक रीति से बैकग्राउंड है उनमें भी बहुत सारी आत्माएं बहुत अच्छे स्थानों पर यज्ञ में सेवाओं में है। और जैसे डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क वाले जो मोहिनी बेन है वो भी हमारे बीना बेन के लौकिक बैकग्राउंड में होते हैं। वो तो डिटेल फिर सुनाएंगे अभी बीना बेन जी अपने परिचय में। तो बीना बेन, मैं डॉक्टर जैन भाई से भी आपको मिलाना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर जी जैन जी भाई और चंपा बहन कारेलीबाग सेवा केंद्र संभालते हैं और युगल रूप से वो लोग संभालते हैं। और एकमात्र गुजरात का ये सेवा केंद्र है जो युगल जी। के द्वारा यहाँ चलता है। और 1968 से हमारे डॉक्टर साहब इस ईश्वरी ज्ञान हम्म। मार्ग पे है। और साकार ब्रह्मा बाबा ने आपको राय दिया था गांधर्व विवाह का। तो अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा बाबा's गाइडेंस और श्रीमत आपका गांधर्व विवाह हुआ। हमारी चंपा बहन भी हाजिर है। चंपा बहन थोड़ा मुखड़ा दिखाना। हाँ जी। चंपा बहन और जैन भाई। हाँ, जयंत भाई को मधुबन में भी मिलते हैं। अच्छा, हाँ हाँ बहुत पुराने भाई हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज आप पधारे हो, बहुत अच्छा। फिर से बड़ौदा में अभी अव्यक्त रूप से आ गए हो, तो जी जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है और धन्यवाद भी है। अच्छा जी, अभी मिनेश भाई शुरू करेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। दीदी आप भले जी शुरू जी। करें आपका अनुभव। सबसे पहले मैं प्यारे बाप दादा को, ड्रामा को और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने मुझे ये मौका मिला, साइंस के साधनों द्वारा मैं भी बड़ौदा पहुंच गई। मुझे याद आ रहा है, जैसे जयंत भाई ने बोला, कुछ वर्ष पहले मैं बड़ौदा आई थी। उस समय सारे भारत से बहुत सारी ज्योतिर्लिंगम रथ यात्राएं निकली थी और एक रथ यात्रा रामेश्वरम से मधुबन के तरफ थी। उस रथ यात्रा में मैं आई थी और बड़ौदा में भी 2-3 दिन रहे थे। और जैसे आपने याद किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी आप सभी ने मिलकर अरेंज किया था और हम सभी की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की थी। तो वो दिन है हमारे साथ और आज का ये दिन भी एक यादगार के रूप में होगा। वैसे तो यज्ञ के बहुत बड़े बड़े भाई बहने हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे याद किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक्चुअली मेरे ब्राह्मण जीवन के कई पहलू हैं, मैं एक एक करके आपके सन्मुख रखूंगी। ऐसे ही कहूंगी कि मेरा ब्राह्मण जीवन ही मेरे लिए एक सौगात है, बाबा की तरफ से मुझे मिली हुई सौगात है। जैसे मेरा परिचय देते समय भाई साहब ने बोला कि मेरे परिवार में से कई भाई बहने बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो पहले मैं उसके बारे में आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ। तो मेरे माताजी पेरेंट्स सब बॉम्बे में थे, लेकिन मैं सिंधी फैमिली से हूँ। तो एक्चुअली वो सभी हैदराबाद पाकिस्तान में से फिर 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद सभी, कुछ लोग बॉम्बे में, कुछ लोग दिल्ली में सेटल हो गए। मेरी लौकिक माता जी लीला बहन, उनका सारा लौकिक परिवार दिल्ली में सेटल हो गया
और मेरे पिताजी लक्ष्मण दास जी, उनका परिवार सारा बॉम्बे में सेटल हुआ। तो मैंने तो बॉम्बे की ही वो भौतिक दुनिया, वो कमर्शियल वर्ल्ड ही मैंने बचपन से देखा। लेकिन मेरे माताजी के परिवार की तरफ से उनके मतलब मैं आपको नाम याद कराऊं तो आपको कुछ याद आएगा कि मेरी 3 मौसियां बाबा के यज्ञ में समर्पित है। माना माता जी की 3 बहनें और 1 भाई, मेरे मामा जी भी यज्ञ में समर्पित है। सबसे पहले जो मेरी बड़ी मौसी थी, जिनको गोपी बहन, बाबा उनको गोपी वल्लभ कहकर के पुकारते थे, तो वो 1936 में ही बाबा के यज्ञ में आ गई। उनकी शादी हुई थी, लेकिन फिर भी 36-37 में जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, तो उस समय यज्ञ में समर्पित हो गई। फिर 1950s के बाद जब बाबा का यज्ञ भारत में ट्रांसफर हुआ, तो थोड़े समय के बाद बाबा ने सभी दादियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवाओं के लिए भेजा। तो ऐसे गोपी दादी जी को पंजाब, दिल्ली ऐसे स्थान पर सेवा के लिए भेजा। तो कुछ समय वो दिल्ली में रहे, और जब भी ब्रह्मा बाबा, मम्मा दिल्ली आते थे, तो उस समय जो बाकी मेरा लौकिक परिवार दिल्ली में था, तो उनको वो एक एक करके बाबा के पास लेकर के गए। जैसे मेरी दूसरी मौसी है, उनका नाम परमेश्वरी बहन, वो और उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा, जिनमें मतलब मेरी कजन सिस्टर्स, जिसमें न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन, वो 1958 में बाबा के पास आई। उस परिवार में से पहले पहले मोहिनी बहन ही बाबा से मिलने गई थी, और जैसे ही बाबा के पास आई तो बस बाबा के लिए ही मुझे जीवन देना है, ऐसा संकल्प कर लिया। तो वो पहले तो दिल्ली में थे, फिर उसके बाद दादी जानकी के साथ लंदन सेवाओं में गए, और फिर वहां से अभी न्यूयॉर्क और अमेरिका की सेवा संभालते हैं। और उनकी मोहिनी बहन की छोटी बहन, दूसरी मेरी कजन सिस्टर चंद्रा बहन, जिन्होंने बहुत वर्षों तक मॉरिशस में सेवा शुरू की। एक्चुअली मॉरिशस की सेवाएं चंद्रा बहन को दिल्ली से दादी जी ने भेजा था, और उन्होंने वहां सेवाएं आरंभ की। कुछ साल पहले चंद्रा बहन ने शरीर छोड़ा था। और उनकी तीसरी बहन थी इंदिरा बहन, जो जिनकी शादी हो गई और वो बॉम्बे में गए। थोड़े समय के बाद उनका भी परिवार बाबा के सहयोगी बने। और मोहिनी बहन का एक लौकिक भाई, जो लक्ष्मण बाई और सुंदरी बहन, जो दिल्ली मालवीय नगर सेंटर में रहते हैं। तो लक्ष्मण बाई ने लास्ट ईयर शरीर छोड़ा, और सुंदरी बहन से भी आप सभी मिले हैं। तो वो भी मेरे लौकिक परिवार से हैं। मतलब बाबा ने ही लक्ष्मण बाई को प्रेरणा दी कि उनका गंधर्व विवाह भी ब्रह्मा बाबा ने स्वयं कराया। तो वे नौकरी भी करते थे दिल्ली में, तो उन्होंने फिर मालवीय नगर एरिया में सेंटर भी खोला। और मेरे मामा जी, मतलब मेरे माता जी के भाई, उनका भी पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। वे थे गोपाल दादा, गीता बहन और शांति बहन। गोपाल दादा भी दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, और गीता बहन जो अभी श्री फोर्ट सेंटर दिल्ली में रहते हैं, ओआरसी में भी सेवाएं देते हैं। और उनकी बेटी शांति बहन, तो वो भी उसी समय से, बचपन से ही सारा ही परिवार ज्ञान में आ गया। और उन्होंने बाबा की प्रेरणा से दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन एरिया में मेन रोड पर एक बहुत बड़ा सेंटर और म्यूजियम खोला। और मैं बॉम्बे में पली जन्मी, तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ
क्योंकि परिवार के इतने सबकी शुभ भावनाएं मेरे साथ है। उसमें फिर इंदिरा बेन जी का परिवार, उसमें से भी लगभग 6-8 लोग बाद में बाबा के बच्चे बने। तो बाबा हमेशा इस परिवार को याद करता था कि ऐसे परिवार बाबा के पास आए तो बहुत अच्छा होगा, और सभी के सामने भी जैसे कि एग्जाम्पल था। और मैं उस परिवार के सबसे छोटी हूँ, तो आप भी समझ सकते हैं कि सबकी शुभ भावनाएं थी कि मैं भी बाबा के पास आऊं और बाबा की ही बनूं। मैं बॉम्बे में पढ़ती थी और पढ़ाई में बहुत खुश थी, और चारों तरफ से टोटली बिजी रहती थी। अपने को बहुत सारी एक्टिविटीज में भी बिजी रखा था। तो वैसे सेंटर पर कभी कभी जाती थी, मतलब साल में 3-4 बार जाती थी। ऐसे सेंटर से मुझे प्यार था, दादियों से प्यार था, लेकिन मुझे इस अनुसार ऐसा जीवन बनाना है ऐसा संकल्प नहीं था। और मैं मधुबन भी जाती थी बचपन से, क्योंकि माताजी के साथ जाती थी। पहले बॉम्बे से दिल्ली जाते थे, तो जब दिल्ली जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैं सेंटर पर ही रहूंगी, क्योंकि गोपाल दादा वो भी सेंटर, लक्ष्मण भाई वो भी सेंटर। अगर मैं पंजाब में पठानकोट में गोपी दादी रहती थी, उनके पास जाऊंगी तो वो भी सेंटर। तो ऐसे सेंटर में ही पली हूँ। तो ऐसे दादियों का प्यार भी बहुत पाया, क्योंकि दादियां तो हमेशा छोटे बच्चों को बहुत प्यार, सौगातें, टोलियां से भरपूर करते हैं। और जब भी दादी दीदियां बॉम्बे आते थे तो मैं जरूर उनसे मिलने जाती थी। बॉम्बे में हमारा पहले जो घर था वो बॉम्बे के साइंस सेंटर के पास था, और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा की लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी साइंस सेंटर पर रहती थी। तो मैं तो छोटी थी, लेकिन माताजी के साथ वहां जाती थी। अभी भी मुझे ब्रिजेंद्रा दादी की बहुत सारी यादें हैं। उनका चेहरा, उनका बातचीत, उनका प्यार, और संतोष बहन, सोम बहन, और जो भी बहनें उस समय थी वो सभी मुझे बहुत प्यार से चलाते थे। और ऐसे ही बचपन में मेरी लौकिक माताजी मुझे मम्मा के पास भी लेकर गई होंगी, क्योंकि मम्मा की ट्रीटमेंट जो बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में हुई, केएम हॉस्पिटल में, वो हमारे घर के बहुत नजदीक था। तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत छोटी 1-2 साल की बच्ची थी। लेकिन ऐसे मम्मी ने सुनाया कि मम्मा ने भी तुमको बहुत अच्छी दृष्टि दी है, और ब्रह्मा बाबा की भी दृष्टि मुझे मिली है, लेकिन मुझे याद नहीं है कुछ भी। लेकिन बाबा ने उस समय मेरे लिए वरदान दिया कि ये यज्ञ की आत्मा है, और आगे चल करके सब बंधन काटेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। तो बस उन्हीं वरदानों से मैं आज पल रही हूँ। क्योंकि मेरे लौकिक पिताजी, एक्चुअली उनको ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान पसंद नहीं था, क्योंकि सिंधी फैमिली है, और उन्होंने तो हैदराबाद सिंध में सब बाबा के यज्ञ की रचना, और फिर हमारे परिवार से इतने सब बाबा के पास आते गए, तो उनको भी शायद मन में डर होगा कि ये भी चली जाएगी ब्रह्मा कुमारी इसमें। क्योंकि मैं मेरे लौकिक में एक ही बेटी हूँ, मतलब मुझे कोई भाई बहनें नहीं है, तो घर में एक ही बेटी। तो जरूर माँ बाप को ऐसा डर रहता है ना कि एक ही बेटी और उसको भी ब्रह्मा कुमारी इसमें दे दिया तो समाज वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और पिताजी को नहीं अच्छा लगता था। मैं देखती थी कि जब मम्मी भी मुरली सुनती थी, सेंटर पर जाती थी, तो उनको पसंद नहीं था। तो बाबा जैसे कहते युक्ति युक्त होकर के चलना है, ऐसे मेरी लौकिक माताजी बहुत युक्ति से चलती थी। तो सेंटर पर तो जाते थे, लेकिन ऐसा समय देख करके।
फिर उसके बाद थोड़े वर्षों के बाद हमने अपना लौकिक घर शिफ्ट किया बॉम्बे में। तो लेमिंगटन रोड बॉम्बे सेंट्रल के पास आए, तो उसके पास का सेंटर गामदेवी सेंटर। और हम सभी जानते हैं गामदेवी सेंटर तो बाबा का बहुत पुराना सेंटर है, और रमेश भाई का दिया हुआ बाबा का मकान है। तो उसमें दादी प्रकाशमणि भी बहुत साल रही है, और उसके बाद भी शील दादी, नीमू बहन, हंसा बहन सभी वहां थे। तो मैं कभी कभी जाती थी, और आप सभी सोच सकते हैं बॉम्बे मायावी नगरी, तो माया का थोड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भी था। ओके, जैसे मूवीज देखना, होटल्स में भोजन करना, बहुत फैशनेबल। खैर ये तो वहां के लिए सामान्यता है, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही जीते हैं, तो उसमें मैं भी एक, लेकिन बैलेंस रख करके चलते थे। लेकिन फिर बाबा कहते हैं ना, जैसे बीज ज्ञान का पड़ा हुआ है, तो वो कभी ना कभी धरनी में पेड़ देता है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ। जब मैं कॉलेज पढ़ रही थी, तो ये 1979 की बात है, रक्षाबंधन का समय था, और उस समय पर हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी गामदेवी सेंटर में रही हुए थे। उनके हेल्थ के कारणों से दीदी मनमोहिनी, क्वीन मदर, वो लोग सब गामदेवी सेंटर में 3-4 मास रहे। तो उस समय पर रक्षाबंधन के समय जो प्रोग्राम में कल्चरल प्रोग्राम था, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया, और मैं भी कॉलेज में, तो स्कूल कॉलेज में सभी बातों में पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने सोचा ओके, ये भी एक प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम तो पूरा हो गया। फिर के बाद दीदी मनमोहिनी ने जैसे मतलब मुझे बाबा की तरफ खींचा, तो मुझे प्यार से सेंटर पर बुलाती थी। और मुझे, क्योंकि बचपन से ही मैं मधुबन जाती थी, तो दीदी बहुत सौगातें मुझे देती थी, और मुझे बहुत प्यार से चलाती थी। दादी जी, प्रकाशमणि दादी भी बहुत प्यार से मिलती थी। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी दीदी बुला रही है, तो मैंने भी पता नहीं किस नशे में मैंने कहा हाँ जी। तो मैं रोज सेंटर पर जाने लगी, मतलब मुझे जैसे बाबा खींच रहा था। तो उस समय मुझे ज्ञान की इतनी समझ भी नहीं थी, क्योंकि मैं हिंदी जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई भक्ति का बैकग्राउंड भी नहीं था। मैं तो पढ़ाई में ही बिजी थी, तो मुझे बाबा की मुरली भी पूरी समझ में ही नहीं आती थी। तो सेंटर पे जाऊं तो मैं क्या करूं, योग करना क्या करना भी नहीं समझ में आता था। लेकिन ओके, योग करना है तो बाबा के रूम में जाके बैठ के फ्रेंड की तरह बाबा से बात करना। लेकिन कैसे भी दीदी मेरे से एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी तरह से प्यार से बात करती थी। आज कॉलेज में क्या किया, आज तुमने सारे दिन में क्या किया। फिर धीरे धीरे ऐसे सुबह को उठते तुम ऐसा करो, रात को सोते समय ऐसा अभ्यास करो। फिर मुरली में जो नहीं समझ में आवे तो दीदी जी कहती थी तुम मेरे से पूछो। फिर मैंने दीदी को कहा, मना जैसे आप सोचिए, दीदी जी इतने सारे यज्ञ की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, लेकिन उन्होंने खास मेरे में इंटरेस्ट लेकर के, जैसे वो मुझे बाबा के नजदीक लाना चाहती है। तो एज अ फ्रेंड ऐसे मेरे से बातचीत करते मुझे कैसे भी एक लगन लग गई कि मैं रोज शाम को 1 घंटा सेंटर पर जाऊं। जाके क्या करूं वो क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी जाऊं मैं। मुझे एक्चुअली कुछ सेवा भी करना आता नहीं था,
क्योंकि घर में तो कुछ किया नहीं, हमेशा बिजी बिजी रहे पढ़ाई में। लेकिन फिर दीदी ने स्वयं, दीदी मनमोहिनी ने, शील दादी ने स्वयं मुझे सिखाया। गामदेवी सेंटर आप में से कईयों ने देखा हो। आज हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी जिस मकान में ठहरे हैं, वही सेंटर उस समय पर भी था। तो बस एक छोटा सा एक हॉल, क्लास हॉल और 2 कमरे और छोटा सा किचन, एक ही फ्लैट। तो उसमें मुझे सब कुछ उन्होंने सिखाया, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। तो सच्ची कहूं तो मेरे जीवन में एक टीचर की तरह, एक गाइड की तरह प्यार से चलाना। और मुझे अभी भी याद आता है, कभी मैं किसी कारण से सेंटर पर नहीं जाती थी तो दीदी मुझे घर में फोन करके, लैंडलाइन में फोन करके पूछती थी कि तुम क्यों नहीं आई। तो मुझे उस समय इतना इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ओके, दीदी जी है, मुझे बुला रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। तो सेंटर पर जो 1-2 घंटा में रोज शाम को जाती थी, तो धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। तो मेरी जो हैबिट्स थी, मूवी, होटल्स, फैशन, वो सब धीरे धीरे बदलता गया। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, तुम ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं बोला, लेकिन अपने आप बदल गया। और सबसे बड़ी बात तो मेरे जीवन में जो परिवर्तन बाबा ने लाया, तो मुझे उस समय पर मतलब जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आता था, क्योंकि मैं खुद हर बात में बहुत होशियार थी। तो मैं सोचती थी, समझती थी कि सभी ऐसे होने चाहिए, सभी मेरे जैसे होने चाहिए। अभी प्रैक्टिकली लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है ना, तो वो तो मुझे समझ नहीं थी उस समय। तो मैंने बहुत कोशिश की। मैं जय कृष्ण मूर्ति के लेक्चर्स भी अटेंड करती थी बॉम्बे में, जब वो आते थे तो मैं उनके लेक्चर्स अटेंड करती थी, प्रश्न पूछती थी और विवेकानंद के कई बुक्स भी पढ़ती थी। भक्ति नहीं की, लेकिन ऐसा मतलब मुझे कुछ चाहिए था, मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरा ये इरिटेशन, गुस्से का बिहेवियर, ये मुझे बदलना चाहिए, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स में ये इफेक्ट कर रहा है, मेरे प्रोग्रेस में एक रुकावट है, ऐसा मुझे महसूस होता था। लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं था। वो मुझे बाबा के घर में मिला। तो जब मैंने दीदी को ये बात सुनाई, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया कि तुम ये सब छोड़ दो, तुम बस अपने को शांत स्वरूप आत्मा हूं यही सोचती रहो। और कुछ उन्होंने ऐसे मुझे योग के कुछ संकल्प दिए, और उसका अभ्यास करते सचमुच 3-4 दिन में ही मुझे ऐसा लगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और थोड़े दिन, मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में मेरा जीवन ही बदल गया। मतलब जो बातें पहले होती थी और मुझे गुस्सा आता था, आज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो घर में भी देखने वाले, फ्रेंड्स, सोसाइटी में सभी को आश्चर्य लगा, इसको तो कितना गुस्सा था, अभी तो कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो गई है, कुछ बोलती ही नहीं है। तो कईयों ने मिसअंडरस्टैंड भी किया कि इसको कुछ रॉन्ग हो गया है, किसी ने कुछ गलत कर दिया है। फिर धीरे धीरे सबको पता चला कि मैं ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रही हूँ। तो कईयों ने सेंटर पर भी जाकर के कंप्लेन किया कि ऐसा इसको नहीं बदलना, नहीं तो इसकी पढ़ाई में भी रुकावट हो जाएगी। लेकिन फिर बाबा है, और बाबा ने मुझे ऐसे खींच लिया कि उसके बाद मुझे बस मेरी दुनिया बाबा ही हो गई। एक्चुअली लौकिक में एक ये बहुत बड़ा टर्न था मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं पढ़ाई में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहती थी। तो जब मैं ये प्रोग्राम के लिए बाबा के पास आई, उसके 3-4 महीने के बाद
मुझे कॉस्ट अकाउंटेंसी का एंट्रेंस एग्जाम देना था। उसके लिए सब मैंने तैयारी करके रखी थी, लेकिन टाइम आने पर करेंगे। तो देखिए, बाबा ने बीच में अपना बना लिया। तो उसके बाद फिर मैंने वो सब छोड़ दिया और जो मैं पढ़ाई कर रही थी बीकॉम की, वो मैंने कंटिन्यू की। और बाबा के पास ऐसे में आ गई इतनी लगन से, बस जितना समय कॉलेज क्लासेस में जाता था उसके अलावा बाकी सब समय सेंटर, बाबा और बाबा की सेवा, ऐसी लगन लग गई। तो उसके बाद मैंने बीकॉम भी पूरा किया। फिर प्रकाशमणि दादी जी मुझे हर कदम पर गाइड करती रही। तो मुझे शुरू से संकल्प था, एक्चुअली मुझे बचपन से ऐसा था कि मुझे कुछ सोशल सर्विस करनी है, समाज के लिए कुछ करना है, बड़ा बनना है। मना एक परिवार में शादी करके बंधना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मेरे पिताजी ने भी कभी मुझे फोर्स भी नहीं किया। माताजी तो ज्ञान में ही थी, लेकिन ओके तुमको जो करना है करो, अभी पहले पढ़ो, बस उनका यही लक्ष्य था, तुम पढ़ो। तो देखिए, बाबा हर एक की कर्मों की रेखा को जानता है। बाबा किससे क्या करवाना चाहता है, बाबा के पास प्लान है हर एक आत्मा के लिए। और मेरे पिताजी को शुरू में मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि वो अगेंस्ट है, लेकिन 2-3 सालों के बाद फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे मैं सेंटर पर जाती हूँ और योग का अभ्यास करती हूँ। तो उन्होंने भी मतलब मुझे समझाने की कोशिश की कि आज अगर इमोशनल लेवल पर आके तुम कोई डिसीजन लेंगी कि मैं ये संस्था में जा रही हूँ और कल हम दोनों नहीं रहेंगे, घर में और कोई नहीं है, वैसे तो है उनके मतलब मेरे चाचा चाची सब थे, मामा मामी सब थे, लेकिन फिर भी कौन किसको संभालेगा। तो तुम कहाँ जाओगी, तुम बिखर जाओगी। इसलिए तुम थोड़ा सोच समझ करके फिर तुम कोई डिसीजन लो। थोड़ा मुझे रोका भी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, यही मुझे चाहिए, दिस इज माई हैप्पीनेस। और बॉम्बे में तो आप समझ सकते हैं कितना फ्रीडम है, आज की दुनिया में कितना फ्रीडम है। तो आज से 35-40 वर्ष पहले भी, तभी भी उस दुनिया में बहुत फ्रीडम था। तो मेरे पिताजी के जो फैमिली थे वो सिंधी पंचायत के प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन थे, मेरे चाचा जी। तो फिर मुझे दादी जी ने बहुत प्यार से समझाया कि तुम अभी समर्पण नहीं हो, तुम अभी 2 साल और पढ़ाई करो, नहीं तो क्या होगा, तुम अभी जिद करोगी तो सिंधी समाज में डिससर्विस हो जाएगी, तो फिर और बाबा का नाम खराब हो जाएगा। तो मुझे मतलब दादी से दीदी से इतना प्यार था कि दादी जो कहे मैं वो करने के लिए तैयार थी। और उन दिनों में दीदी जी भी हर 6-8 महीने में 1-2 महीने के लिए बॉम्बे आते थे, कभी 3-4 महीना भी रुकते थे। तो दीदी मनमोहिनी के साथ, उनके साथ हॉस्पिटल जाना, फिर शाम को रोज हैंगिंग गार्डन में या मरीन ड्राइव पर चक्कर लगाने जाना, ऐसे भी मुझे मौके मिलते रहे। और दादी प्रकाशमणि भी बार बार बॉम्बे आते थे, क्योंकि उन दिनों में फ्लाइट की फैसिलिटी तो कम थी बहुत, तो दादियां सब ट्रेन में ही ट्रैवल करती थी। तो उनको कहीं भी जाना है तो पहले बॉम्बे आना है, फिर बॉम्बे से दूसरी ट्रेन पकड़ के जाना है। तो बॉम्बे में वो गामदेवी सेंटर में ही आते थे। तो इस बहाने मैं भी बहुत छोटी थी, यंग थी, तो दादियों के साथ सेवा में एवर रेडी होकर के एडजस्ट करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। तो फिर दादी जी के कहने अनुसार मैंने 2 वर्ष और एमकॉम की भी पढ़ाई की। और उसी दौरान जानकी दादी भी आते थे बॉम्बे, क्योंकि जिनका भी हेल्थ चेकअप होता था
तो जसलोक हॉस्पिटल जो हमारी दीदी मनमोहिनी जी के लौकिक भाई का था, तो वहां पर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सभी को फ्री ट्रीटमेंट कराया जाता था। तो हमारी सभी दादियों का ट्रीटमेंट वहां होता था और वहां सब स्पेशलिटीज थी, सब फैसिलिटीज थी वहां पर। तो दादी जानकी के साथ भी काफी समय चांस मिला मुझे, क्योंकि उन दिनों में तो दादी अकेली ट्रैवल करती थी। तो फिर उनके साथ हॉस्पिटल्स जाना, यहाँ जाना। और दादी जानकी ने चलते चलते एक दिन मुझे कहा कि अभी तुम पढ़ाई कर रही हो, ये तो ठीक है, अभी तुम नौकरी करो, तुम 1-2 साल के लिए नौकरी करो। तो मुझे तो बहुत ये हो गया कि बाबा कहता है नहीं, कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं लेनी है, और मेरा तो लक्ष्य था कि मुझे यज्ञ में समर्पण होना है। तो मैं मतलब बहुत कंफ्यूजन में आ गई। फिर दादी जी तो लंदन चले जाते थे, तो मैंने सोचा मैं प्रकाशमणि दादी को बोल के इससे मुक्त हो जाऊंगी, तो मुझे नौकरी नहीं करनी है। लेकिन प्रकाशमणि दादी को जब सुनाया तो उन्होंने कहा नहीं, दादी ने कहा है माना ये तुम्हारे लिए बाबा की श्रीमत है। अभी आप सोचिए, मेरे लौकिक परिवार के तरफ से भी कभी मुझे नौकरी के लिए छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस था और मैं एक ही हूं घर में, कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी दादी जी ने कहा, उससे मेरे में इतनी हिम्मत आई कि मैंने खुद ही एडवर्टाइजमेंट देके फिर इंटरव्यूज के लिए जाके नौकरी भी फाइनल कर ली, घर में किसी को बताया भी नहीं। इतनी हिम्मत बाबा दिलाता है, दादियों के द्वारा मुझे ये सब मिला। फिर मैंने नौकरी ज्वाइन करने के एक दिन पहले मैंने घर में सुनाया कि मैं कल से इस नौकरी पर जाने वाली हूँ। तो पिताजी ने काफी कुछ बोला, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि बड़े हो गए तो बड़े बच्चों को कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन 1-2 साल मैंने एक कंपनी में एज एन असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की। लेकिन मुझे उससे महसूस हुआ कि एक तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, थोड़ा इंडिपेंडेंसी और विश्वास। माना दादिया जो कहते हैं, बाबा जो कहते हैं, उस समय अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हाजी करके करने में उसमें कितना फायदा है। सबसे पहले तो दादियों की दुआएं मिलती है, बाबा की दुआएं मिलती है, लेकिन और भी इतना सारा बेनिफिट्स है, तभी मुझे पता चला। और इसी दौरान मैं रोजी बहन जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि मेरी चौथी मौसी जो भी 1960s में बाबा के यज्ञ में समर्पण हुई, लक्ष्मी बहन, वो चेन्नई में थे। उन्होंने पहले जयपुर, गुजरात वगैरह में भी सेवाएं दी, लेकिन फिर 1970s से बाबा ने उनको मद्रास की सेवाओं में भेजा। तो जब भी रोजी बहन, लक्ष्मी बहन मधुबन जाते थे तो बॉम्बे आकर ही जाना पड़ता था। उस समय डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं थी, फ्लाइट्स भी इतने नहीं थे, सब वाया बॉम्बे ही था। तो वो हमारे घर में आते थे, वरना सुबह को आके रात को जाएंगे, लेकिन सारा दिन रहते थे। तो मैं बचपन से रोजी बहन को जानती थी, तो एक बहुत अच्छी गाइड, मेंटर और प्रॉपरली जैसे हर बात की अंडरस्टैंडिंग देती थी। और जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि उस समय पर यज्ञ में इंग्लिश मुरलियां भी इतनी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे मद्रास से बॉम्बे इंग्लिश मुरलियां भेजती थी, ताकि मैं इंग्लिश मुरली पढ़ के उसके साथ हिंदी मुरली पैरेलल उसी डेट का रख के, तभी मुझे हिंदी समझ में आने लगा। नहीं तो मुझे बस थोड़ा थोड़ा ही समझती थी, 5% भी नहीं।
लेकिन कैसे भी बाबा ने मुझे अपना बना लिया। तो रोजी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इंग्लिश बुक्स और जो भी कुछ पूछना है तो वो मुझे गाइड करते थे। ऐसे दीदी जी ने भी, मनमोहिनी दीदी ने मुझे बहुत अपने साथ रखा। जैसे तुमको कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं तुमको समझाऊंगी। और आप समझ सकते हैं, हाँ, बॉम्बे की दुनिया में रहने वाली, कॉलेज पढ़ने वाली लड़की अगर ज्ञान में आती है तो कितने प्रश्न उठे होंगे उस समय। एक तो समझ कुछ नहीं, भक्ति कुछ नहीं, छोटी छोटी बातों का भी प्रश्न पूछती थी। लेकिन मुझे आज तक याद है कि कभी भी दीदी जी ने गुस्सा नहीं दिखाया, ये इतना भी तुमको समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बहुत ही धीरज से, प्यार से मेरे साथ कितने घंटे बिताए होंगे। और शील दादी, नीमू बहन, उस समय हंसा बहन, हंसा बहन अभी वर्तमान समय सैक्रामेंटो में है, तो वो भी वहां थे। रंजन बहन थे जो अभी कलोल सेवा केंद्र पर है। तो ये सभी की बहुत मुझे पालना मिली और इनके साथ रहते रहते मैंने गुजराती भी सीख ली, क्योंकि सेंटर पर सभी गुजराती थे। और सभी प्रकार की सेवाएं भी धीरे धीरे बाबा ने मुझे सिखाई। और जैसे सेवा में प्रदर्शनी समझाना, यहाँ जाना वहां जाना, घर की सेवा करना, सब कुछ बाबा ने सिखाया। और मैंने भी खुली दिल से, मना खुशी से ये सब अपना समझ करके, जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई संस्कार होते हैं वो फिर इमर्ज हो जाते हैं, तो मुझे कभी भी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। फिर 1985 में जब भारत में पदयात्राओं की बात निकली, तो उस समय रोजी बेन जी ने मुझे इंस्पिरेशन दिया और नीमू बेन, योगिनी बेन और शील दादी ने भी इंस्पायर किया कि तुम भी जाओ। अभी मैं तो बॉम्बे से कहीं बाहर ही नहीं गई थी, तो मुझे तो गांव क्या, रास्ते कैसे, कहाँ रहना, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आई, मैंने भी पदयात्रा में जाने का फैसला किया और बॉम्बे से दिल्ली पदयात्रा में ज्वाइन किया। मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे, फिर भी नहीं, मुझे जाना ही है। बाबा ने बहुत बहुत मदद की। और फिर उसके बाद प्रकाशमणि दादी ने मुझे कन्याकुमारी टू दिल्ली पदयात्रा में ट्रांसफर किया। उसके बाद मेरा समर्पण होने का संकल्प और भी पक्का हो गया। मैं तो रोज पूछती रही, मुझे समर्पण होना है। लेकिन मेरे पिताजी क्या कहते थे कि तुम बॉम्बे में हो तो तुम सेंटर पर सारा दिन जाओ, सुबह को जाओ, रात को आओ, वहां रहने नहीं दूंगा। तो फिर मैंने खुद प्रकाशमणि दादी को ऑफर किया कि मुझे कहीं बॉम्बे से बाहर भेजो। और मैं जाना भी चाहती थी, वही कमर्शियल वर्ल्ड शुरू से देखा, थोड़ा चेंज हुए लाइफ में। तो दादी जी ने 1986 में मेरे सामने 2-3 ऑप्शन रखे, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। लेकिन मुझे तो उस समय और कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने दादी जी को कहा, आप ही डिसाइड कीजिए और आप ही मुझे जहां भेजेंगे मैं वहां जाऊंगी। तो फिर दादी जी ने मुझे मद्रास के लिए बोला। तो शुरू में थोड़ा ये भी था, क्योंकि यहाँ की भाषा, यहाँ का भोजन, लेकिन रोजी बेन, लक्ष्मी बेन को जानती थी, इसलिए थोड़ा अपनापन भी था। तो दादी ने बोला, तुम थोड़े दिन के लिए जाओ, फिर नहीं सेट होता है तो मुझे बताना। तो मेरे माइंड में वो ऑप्शन था। ठीक, तो फिर मैं यहाँ चेन्नई में जब आई तो रोजी बेन ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला और अपने साथ चेन्नई में ही रखा। ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो है लाइफ में, क्योंकि भाषा अलग, तमिल भाषा, केरला में जो हमारे कनेक्टेड सेवा केंद्र हैं वहां मलयालम भाषा भी, मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता था।
ये समझने में ही मुझे 8-10 साल लग गए। लेकिन रोजी बहन थे तो उनके साथ मुझे ठीक लगा, और वो भी मुझे सेवा की अपॉर्चुनिटीज देते थे। जहां भी सेवा हो वहां बेचते थे। और फिर जब यज्ञ में सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप का कोर्स शुरू हुआ तो उस ट्रेनिंग में भी मुझे भेजा। और जहां भी भारत में सेवाओं के लिए बुलाते थे, चाहे मधुबन में भी, तो मुझे वहां हमेशा भेजा, मुझे आगे बढ़ाया। और मैं ऐसा ही कहूंगी कि आज जो भी बाबा ने मुझे बनाया है, ये सब आदरणीय रोजी बहन जी के द्वारा बाबा ने मुझे इस लायक बनाया है। तो मैं पिछले 33 इयर्स से चेन्नई में हूँ, 34 इयर्स अभी पूरे होंगे, और नियरली 17 इयर्स रोजी बहन के साथ अंग संग रहने का मुझे भाग्य मिला। एक बल एक भरोसा, बस मेरा शुरू से ये धारणा रही कि जो भी हमारे यज्ञ के बड़े हैं उनके साथ बहुत सच्चाई सफाई से चलना। चाहे बॉम्बे में थी तो भी शील दादी से, बड़ी दादियों से, गुलजार दादी जी से भी मेरा शुरू से कनेक्शन है। ईशु दादी, रतन मोहिनी दादी, सभी की बहुत पालना बचपन से मिली है। तो कोई भी बात है तो बड़ों से सच्चे रहना, कुछ भी छिपाना नहीं। भले गलती हो गई, वो डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मैंने कभी भी कुछ छिपाया नहीं। तो मुझे बाबा की ब्लेसिंग्स, दादियों की ब्लेसिंग्स बहुत मिली है। और यहाँ चेन्नई में भी वैरायटी सेवाएं चल रही है, क्योंकि चेन्नई जिस सेवा केंद्र में मैं रहती हूँ तो ये तमिलनाडु जोन का हेडक्वार्टर्स है। तो तमिलनाडु में आज 400 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं। तो तमिलनाडु, पौंडीचेरी और साउथ केरला की 8 डिस्ट्रिक्ट्स में चेन्नई के कनेक्शन के सेवा केंद्र हैं। तो तमिलनाडु की भी बड़ी बहनें हैं सभी यहाँ पर, और एक एक डिस्ट्रिक्ट में सभी बड़ी बहनें हैं, वो सभी सेवाएं संभालती हैं। बाकी जो भी कारोबार होता है तो सभी मिल करके चलते हैं। तो आदरणीय लक्ष्मी बहन ने लगभग 23 इयर्स अगो शरीर छोड़ा, और आदरणीय रोजी बहन जिसको हम सभी जानते होंगे, हाँ, यज्ञ के जो भी पुराने हैं, जरूर रोजी बहन को सभी ने सुना है, देखा है। उन्होंने भी 16 इयर्स अगो शरीर छोड़ा। उसके बाद शांता बहन जी ने सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य संभाला, लेकिन उनको भी शरीर छोड़े आज 14 इयर्स हुए हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा बहन जी थे, उन्होंने लास्ट ईयर शरीर छोड़ा। तो ऐसे हर एक के साथ मुझे बाबा ने रखा, और सभी के साथ एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल होना, सभी के साथ मिलकर रहना, ये मुझे बाबा ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, सिखाया है। तो वैसे तो कारोबार सब जगह है, लेकिन यहाँ हमने ज्यादा सब जोन तमिलनाडु में नहीं बनाए हैं। सिर्फ एक मदुरई और कनेक्टेड सेंटर्स का सब जोन है। बाकी हर एक डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं वहां की बड़ी बहनें संभालती हैं। तो सब कारोबार यहाँ चेन्नई से ही संभाला जाता है। और दूसरी एक विशेष बात मैं आपको सुनाऊं कि चेन्नई, तमिलनाडु में बहुत सारे भाई भी समर्पित है। भाई जो हमारे सेंटर्स, मेन सेंटर्स है, चेन्नई के पास रिट्रीट सेंटर भी है, तो वहां भी संभालते हैं, लेकिन कई सेवा केंद्र भी संभालते हैं। जैसे बहनें सेंटर का कारोबार संभालती है, वैसे भाई भी सेंटर का कारोबार संभालते हैं। तो ये तमिलनाडु की विशेषता है। और यहाँ की सेवा थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ हिंदूज का परसेंटेज ओनली 30% है, बाकी क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स बहुत है। तो जैसे दूसरे तरफ भारत में करते हैं, वैसे यहाँ थोड़ा मिक्स होकर के सेवा करनी पड़ती है। और यहाँ का इंग्लिश का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा है।
अभी तो मैं यहाँ की भाषा में क्लासेस वगैरह ले लेती हूँ, तो ये सब मैं कहूंगी कि बाबा के ब्लेसिंग से, दुआओं से बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और मुझे याद है जब मैं अव्यक्त बाबा से ज्ञान में आने के बाद पहली बार मिली थी, तो अव्यक्त बाबा ने मुझे वरदान दिया था, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का बला। उसके बाद तो हर वर्ष बाबा से मिलते रहे। हम जानते हैं पुराने दिनों में तो बाबा एक एक से मिलते थे, टोली देते थे, वरदान देते थे। तो बस उन्हीं आशीर्वादों से बाबा मुझे चला रहा है। और मुझे भी बहुत खुशी है कि यहाँ तक बाबा ने लाया है, तो बाबा ही हमारा जीवन संभाल रहा है। तो वैसे मुश्किल तो है, बॉम्बे में पली हुई कोई बहन और कहीं जाकर के सेटल होना, इसमें बाबा का ही रोल कहेंगे। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, यहाँ के भोजन व्यवस्था में, रहन सहन में मैं कैसे टिक गई हूँ। तो मुझे यही लगता है ये सब ड्रामा है। बाबा तो हमारा भगवान है, हमारा माली है। किसी भी फूल को किसी भी गुलदस्ते में लगा सकता है, क्योंकि सेवाएं तो बाबा की है, भाग्य तो बाबा से ले रहे हैं। तो आप सभी को भी मैं हार्दिक निमंत्रण देती हूँ। आप सभी भी साउथ इंडिया में आइए, चेन्नई में आइए, मदुरई, कन्याकुमारी, ऊटी, केरला में भी अभी बहुत सारे स्थान हैं। आप सभी आकर के बाबा की फुलवाड़ी को देखिए और अपने अनुभवों से सबको लाभान्वित कीजिए। यहाँ जो रिट्रीट सेंटर है हमारा, वो चेन्नई, प्रॉपर चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर है। श्रीपेरुम्बदूर है, जहाँ राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो वहां राजीव गांधी मेमोरियल के पास भी एक बाबा का भवन है। और वहां से थोड़ा 10-15 मिनट आगे जाके 5 एकड़ जमीन है, जहां हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर नाम से चल रहा है। ये सब रोजी बेन जी के होते शुरू हुआ था। थोड़ा उस समय बनाया था, उसके बाद थोड़ा फिर सभी भाई बहनों ने मिलकर के बनाया है। तो एक बड़ा ऑडिटोरियम है 1000 सीटिंग कैपेसिटी का, और 300 लोगों के रहने की व्यवस्था है। अगर 500 लोगों को भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो अभी तक हमने रिट्रीट सेंटर में लगभग 13 विंग्स की कॉन्फ्रेंसेस की है, क्योंकि यहाँ की भाषाएं अलग है। तो सभी तो मधुबन नहीं पहुंचते हैं, और दूर भी होता है मधुबन, और हिंदी तो यहाँ चलती नहीं है। यहाँ तो इंग्लिश या तो यहाँ की भाषा चलेगी। बाकी थोड़े हैं नॉर्थ इंडियंस जो हिंदी बोलते हैं, बाकी कॉमन तो यही चलता है। इसलिए यहाँ सेवाएं बाबा अपने तरीके से चला रहा है। तो आप सभी को मैं खुला निमंत्रण देती हूँ। सो हमारे जयंत भाई भी सुन रहे हैं, मिनीश भाई भी सुन रहे हैं। आप सभी भी ग्रुप बना करके आइए, बाबा का घर देखिए, बाबा की फुलवारी देखिए। हाँ, सो काफी समय से मालिक को भी देखना है ना, मालिक को भी देखना है ना, इसलिए जरूर आएंगे। आइए आइए। हाँ, तो सब तो आ गए हैं बहुत समय पहले मद्रास में मेला का जो सिलसिला चला ना, दिल्ली में मेला हुआ, मद्रास में हुआ, कलकत्ता में हुआ, तब तो हम छोटे थे, तो सब जगह गए हुए हैं। मद्रास में भी पूरा मेले में रुके हैं। जी जी में उस टाइम हाँ 1983 में भी मेला हुआ था। 75 बात है। हाँ, अभी तो बहुत परिवर्तन भी हुआ है। और तो अभी फिर से आइए। जरूर। हाँ, अभी तो शायद बीनस भाई तो देखो हंस रहे हैं, उसको तो घूमने का शौक है बहुत। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन दीदी। और
आपका अनुभव का क्या एनालिसिस करे, क्या कंक्लूजन करे, लेकिन आपका लौकिक बैकग्राउंड जिस तरह से जबरदस्त है, उसी तरह से आपका अलौकिक कनेक्शन भी ड्रामा प्लान अनुसार बहुत जबरदस्त रहा। बाबा कहते हैं संग का रंग लगना। तो आपको जी यज्ञ के कितने खुशबूदार पुष्पों के साथ रहे, तो आप उन खुशबूदार पुष्पों के साथ संग के रंग से कितनी सारी खुशबुओं से आप इस वक्त भरपूर हो गए। इस बात को सोच के बहुत खुशी होती है। आप दीदी के अंग संग रहे, और दीदी के संग रहना माना एकदम लो एंड ऑर्डर। तो वो टिकना कोई साधारण बात नहीं हाँ थी। दीदी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो आप लो और ऑर्डर में भी पास हुए हैं। अब रोजी बहन तो थी ही रोज की तरह खुशबूदार, तो उसकी खुशबू भी आप में आई है। तो कितने सारे बड़ों के साथ आपने भाई पालना भी भी है, तो ये बहुत वंडरफुल अपना आपका देवर पार्ट है। फिर आपने एक बात कही कि मैं कई बार सोचती हूँ कि कैसे मैं यहाँ के खान पान रहन सहन में ढल गई हूँ। तो वास्तव में ये आपका त्याग है, ये आपका समर्पण है, और समर्पण बुद्धि की वजह से आपने ये सफलता पाई है। क्योंकि मैं जानता हूँ वो आसान नहीं, और वो भी बॉम्बे की आपने बात कही, बॉम्बे वालों के लिए एक प्रकार से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसे माहौल में वहाँ टिक जाना। और मैं बहुत भली भांति आपके सब जोन की आपने जो बात कही दीदी, मदुराई, तो मदुराई सब जोन से मैं बहुत कनेक्टेड रहा। शायद मुरली भाई नाम था, शरीर छोड़ दिया ना भाई ने। हाँ जी हाँ जी, तो बाल मुरली भाई। मुरली भाई से मेरा बहुत कनेक्शन रहा। बहुत मटेरियल में सप्लाई करता था। और रमेश भाई टेलर था शांतिवन में, टेलर डिपार्टमेंट का इंचार्ज, उससे बहुत कनेक्शन रहा। आपके शिवाकाशी सेंटर पे भी मैंने विजिट किया हुआ है, वो देखा जी है जी मैं। और आपके सेंटर्स पे जो राखियां आती थी, राजेश भाई आईटी डिपार्टमेंट में शांतिवन में, तो हम्म। सारा सप्लाई मेरे से ही आपका था। तो हमारा ओ कनेक्शन हो इनडायरेक्टली रहा है, बहुत साल तक रहा है। और हाँ पिछले 12 एक साल से फिर हम बड़ौदा में, हमारा इस वक्त कर्म भूमि है, तो यहाँ डॉक्टर साहब के साथ सेवाएं दे रहे हैं। तो आज आपको मिल करके बहुत खुशी हुई, आपका अनुभव सुन करके बहुत आनंद हो रहा। और कैसा आपका विशेष पार्ट है, ये सुन के सोच के दिल बल्लियां उछल रहा है। बहुत बहुत बधाई। और भाई और बहनों, आप में से किसी को कुछ कहना है तो हमारे पास 4 मिनट है। वैसे जैसे है बहन ना जी। बीना बहन, ये जी लक्ष्मण भाई, सुंदरी बहन, हम लोग बाल जी ब्रह्मचारी है ना, तो उन लोगों के साथ भी हमारा बहुत रहा। जी जी। लक्ष्मण भाई और सुंदरी बहन, हम्म। और भट्टी भी साथ में हाँ की थी भट्टी भी हमने। किया। और हम्म। चंद्रा बहन भी हमारे पास आए हुए हैं, काफी पर्सनली जी पहचानते जी थे चंद्रा बहन। जी जी। मोहिनी बहन इतना पहले पहचानते थे, छोटा सा परिवार था तो इतना अभी नहीं पहचानते होंगे, लेकिन चंद्रा बहन के साथ हमारा काफी काफी जी रहा। बाकी और दीदी। लक्ष्मी बहन के भी चेहरा याद आ गया, जो आप मद्रास में थे ना, जी। तो सबका चेहरा याद आ गया लक्ष्मी बहन का भी। बाकी बस दीदी हम तो वहाँ। ऐसा कहेंगे, रोजी बेन और लक्ष्मी बेन ने जो तमिलनाडु जोन की सेवाओं का बीज डाला है। एक्चुअली इस ईयर हमारा गोल्डन जुबली ईयर है, लेकिन ड्रामा अनुसार अभी लॉकडाउन है। नेक्स्ट ईयर हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस करेंगे। तो उन्होंने जो बीज इतना पावरफुल डाला है कि आज तक भी सारा जोन यूनाइटेडली चल रहा है, यूनिटी से चल रहा है। इसमें कोई भी बात का नीचे ऊपर नहीं है। जैसे उनके समय चलता था, वैसे आज भी सभी मिल करके चल रहे हैं। और मैं एक ही सेंटेंस कहूंगी, मेरे दिल से बार बार निकलता है, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। और वाह ओम बिना शांति बहन दीदी। वाह, वाह ये बिना नहीं सर बहन मुझे का पार्ट भी वाह। मैं ठीक है ना। ओम शांति। बाकी हमने तमिलनाडु की पार्टी वालों को ओम भी बहुत शांति। मिला है, बहुत कारोबार तमिलनाडु वालों से किया है। तो भाई और बहनों, ये बहुत बताते हुए बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तमिलनाडु वाले, जैसे दीदी ने कहा ना, कुछ परसेंट हिंदू है, कुछ क्रिश्चियन है, बहुत सारे मुसलमान, लेकिन जो भी है और जितने भी है, वो हमने देखा है एक वर्च्यू कि उनमें भावनाएं बहुत है। दीदी ये बात मानते हो ना? ये मैंने जी देखा कि जो बाबा के बन चुके हैं
और वो हम जिनको मिलते हैं तो उनकी बहुत भावनाएं है बाबा बहुत के प्रति। भावनाएं, बहुत हाँ, भावनाएं। ये हम इसके ऑब्जर्वर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा जी। लगता था कि भाई ये टर्न तो तमिलनाडु वालों का है, तो हमको क्योंकि मैं 12 साल वहां रहा शांतिवन, तो विनेश भाई, तमिलनाडु का टर्न होता जी। था, तो हमें हाँ तिलक राज भाई क्या कहना चाहते बोले। मैं कहता हूँ ये लॉकडाउन जो आया ना हमारे लिए, हम कई बहनों को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन लॉकडाउन ने पहचान करा दी। सचमुच बिना बहन को मैं समझता ये साउथ की बहन है, लेकिन ये तो पता लगा कि सिंधी बहन है, और दिल्ली में हमारे इतने सारे इनके संबंधी हैं। हाँ। मैं सबको जानता हूँ, चाहे गोपाल दादा थे, चाहे गीता बहन है, चाहे शांति बहन है, चाहे वो अपनी सुंदरी बहन है, लक्ष्मण भाई हैं, इन सब से बड़ा नजदीक नाता रहा है हमारा। क्योंकि दिल्ली में समझ लो अब 35-36 साल पहले ज्ञान में आए, और मेले के दौरान उनके साथ खूब हमने उनकी पालना भी ली है और उनके संग अंग भी रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन में बहनों के वो हमें परिचय मिले जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। मुझे भी बहुत खुशी है। हाँ, कभी कभी हम मधुबन में मिलते हैं, मीटिंग के समय मिलते हैं, बस ओम शांति कहते हैं, क्योंकि सभी बिजी भी होते हैं। तो आज आप सभी ने इतना समय निकाला। अरे दीदी, ये हमारे लिए बड़े, मैं कहता हूँ ड्रामा में बड़ा वंडरफुल टाइम है, ये दोबारा नहीं आने वाला, चाहे वो कितना समय पहले। ये तो समय ऐसा आया कि हमारे लिए, दुनिया के लिए लॉकडाउन है, हमारे लिए लक ऑन हो गया है। अभी आप सभी चेन्नई पधारेंगे ना? जरूर जरूर दीदी, मैं आजकल दिल्ली में ही हूँ। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से जुड़ा हूँ। मिनेश भाई से बड़ा प्यार रहा है, डॉक्टर साहब से भी, इनसे मुझे बहुत अच्छी पालना मिलती है और बड़ा प्यार मिलता है, क्योंकि यज्ञ हमारा है ही प्यार का। और आप सबसे मिलके तो आज मुझे और खुशी हो रही है कि मैं समझता हूँ क्या वंडरफुल परिवार है हमारा। दुनिया में गाते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो वास्तव में ये भानु की मत मिली, तो कहाँ से काम एक कुनबा बन गए, परिवार बन गए। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक्स वेरी मच। ओम शांति। मुकेश भाई क्या सुनाना चाहते हैं, बोलो। बीना बेन जी, जो आपने ये महान परिवर्तन किया, उसमें आपका कौन सा ऐसा संस्कार था जिसके कारण आप इतना ट्रांसफर हो गए? भले आपको मदद तो सबकी मिली, लेकिन मदद भी उसको मिलती है जिसमें कुछ विशेषता जरूर होती है। तो अपने आप को आप कौन सी विशेषता समझते हो जिसके कारण आप इतना, वैसे भावनाशील इतना नहीं लगते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात बहुत है आपके अंदर, बुद्धि की बल ज्यादा दिखता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि क्या विशेषता रही जिससे हम भी एक मार्गदर्शन मिले, जो हम वो विशेषता धारण करके लास्ट में आके भी फास्ट में जा सकते हैं लोग भी। मुझे ऐसे ही याद आता है कि जब से मैं बाबा के पास आई तो इतना विश्वास हो गया कि जो भी दादियों ने कहा सब हाँ जी किया। आज भी जो बाबा ने मुझे रोल दिया है, सो मधुबन के बड़ों ने विश्वास रख के, बाबा के विश्वास से, बस मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैंने हमेशा बाबा को, दादियों को हाँ जी कहा है और बड़ों के साथ सच्चाई से चली हूँ और अव्यक्त मुरलियों का सहारा हमेशा लेती रही हूँ। जब भी कोई बात आती है तो बाबा को पत्र लिखकर अपना मन खाली करके फिर अव्यक्त मुरलियों की पॉइंट्स पढ़ती हूँ, तो उससे मुझे जैसे बाबा की टचिंग्स मिलती है। तो आज जब मैं देखती हूँ अपने लाइफ को तो यही लगता है कि यही मुझे चला रहा है और अभी तक भी चलाया है, और खुश हूं मैं। जो भी है बाबा है, खुश है। बस फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, वो तो कहीं भी तो करना पड़ेगा ही ना। तो इससे अच्छा है जो बाबा ने रोल दिया है, संघर्ष करने के बजाय, दादियों को मना करने के बजाय, ठीक है बाबा ने कहा है करेंगे, बाबा ने कहा है करेंगे,
इसी विश्वास से मैं चली हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग में समझता हूँ ये आपका जी विशेष गुण रहा है। बहुत अच्छा। जी जी। तो सुना प्यारे साथियों, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। क्या सीक्रेट सुन ली? ये पकड़ लो, सारा कंक्लूजन यहाँ पर है कि जहाँ पर कोई विघन आया तो क्या किया? दिल की कवात में कलम डुबोकर बाबा तुम्हें एक खत लिखता हूँ, सच सच लिखता हूँ। ठीक है, तो दिल की कवात में कलम डुबोई और बाबा को खत लिख दिया और सच सच जो बातें थी बता दी, और फिर अव्यक्त मुरलियों का सहारा, ये पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी ये बात भाई और बहनों। ठीक है, क्योंकि हर एक के जीवन में बातें आती है तो अव्यक्त मुरलियां बहुत काम आती है, और बाबा को सच्चा सच्चा सुना दो। मुकेश भाई क्या कहना चाहते हैं? बोलो। ओम शांति दीदी। शांति। आपके अनुभव कलश से ये सीखने को मिल रहा है कि सहजता, सरलता और सहृदयता हो तो ये एहसास होता है कि भगवान हमारा साथी है। जी। और आपसे मिलके ये नहीं लग रहा है कि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। यही विशेषता महसूस होती है आपसे बात करके। ओम शांति। बिल्कुल। हाँ, एक ही परिवार के हैं ना, एक ही परिवार के हैं तो एक दो को जान दूं मैं। कई इस जोन की बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, तो सभी मिलकर के ही सब काम करते हैं। सभी में अपनापन बहुत है, सभी के साथ मिल करके सबको आगे रख के बस सब बाबा को ही प्रत्यक्ष करना है ना। तो मैं भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने इतना समय आज निकाला और मेरी छोटी छोटी बातें सुनी। हाँ, फिर मिलते रहेंगे। नहीं, बहुत गुह्य है, बहुत अच्छी है जी। जरूर मिलेंगे, मिलते जी रहेंगे। और चंपा बहन ने तो पहले कह ही दिया, आपको बड़ौदा में आना है, जरूर आना है। ठीक है, बीना बहन का भी और बड़ौदा का भी राशि मिलती आएंगे है। आएंगे ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, अभी जरूर जरूर आएंगे। 2 मिनट आप बाबा की याद में सबको जी दृष्टि जी पे बिठावे, फिर हम पूरा करेंगे। 2 मिनट। जी जी। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने, चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा